तो जिस रूम में आप बैठे हो, तो कोई अगर ये जानना चाहे कि आप क्या कर रहे हो, तो उसको उस रूम में एंटर करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? तो ये जो रूम है दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आपका चल रहा है, तो इसके लिए मुझे उस रूम में एंटर करना पड़ेगा। तो रूम इज बेसिकली आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बेसिक टर्म ये है कि हम जहां से किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर पाते हैं उसके, और ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, उसके स्टेटस को देख पाते हैं। तो दैट इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेटिव वेलोसिटी का है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, इस वर्ड से आप समझते हैं, रिलेटिव में सभी बच्चे जानते हैं कि रिलेटिव का क्या मतलब होता है, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में। दोनों लेंगे भाई, प्लस माइनस में दोनों लेंगे, एक्स की जो वैल्यू है वो दोनों लेंगे। मतलब देखिए एक्स की जो जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको दोनों मिलेगी। ये ओरिजिन है तो यहां पे आपको प्लस एक्स नॉट मिलेगा और यहां पे माइनस एक्स नॉट मिलेगा, दोनों वैल्यू मिलेगी। तो आपको रेंज मिल जाएगा। रेंज कहां से कहां होगा, 2x नॉट। तो 2x नॉट यहां से जब ये यहां पे मूव कर रहा होगा तो x कहां से कहां, किस टाइमिंग, कहां से कहां के लिए डेंजर जोन में होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक वैल्यू वाइज क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अप्रोच यही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम सभी बच्चे जानते हैं कि भाई रिलेटिव का मतलब है एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम एक की कोई भी चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में ढूंढना चाहते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब मैं किसी चीज को किसी के रिस्पेक्ट में देखना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जिसको मैं देख रहा हूं और जिसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो जिसके रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा उसके फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो कभी भी हमें रिलेटिव की कोई चीज अगर स्टडी करनी है तो मुझे जिस पार्टिकल का रिलेटिव, चाहे वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो, चाहे वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, तो अगर हमें कोई रिलेटिव चीज अगर कंपेयर करनी है एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो मुझे दूसरे के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। दूसरे के रिस्पेक्ट में जाने का मतलब उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना पड़ेगा। तो यहां एक टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जो समझना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बच्चे नए हैं भाई वो रिलेटिव वेलोसिटी आराम से समझ सकते हैं, बस उनको थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो वेक्टर मैंने उस दिन भी कहा था, वेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, बिना वेक्टर के रिलेटिव का कोई लेना देना ही नहीं है, हर जगह पे वेक्टर यूज होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है कि फ्रॉम वेयर, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब फ्रॉम वेयर we can observe the state of a particle। स्टेट में सब कुछ आ जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टेट का मतलब समझते हैं, एक ब्रॉडर टर्म है। स्टेट का मतलब कि वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, कि मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। तो एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द टर्म स्टेट। ठीक है, स्टेट हमें कंप्लीट पिक्चर देता है पार्टिकल का कि उसका स्टेटस क्या है। तो अगर हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चाहें तो हम जिस फ्रेम में, जिस जहां पे ऑब्जर्व करते हैं, जहां से, जैसे मान लो अभी आप बैठे हो अपने यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, तो जिस रूम में आप बैठे हो, तो कोई अगर ये जानना चाहे कि आप क्या कर रहे हो तो उसको उस रूम में एंटर करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? तो ये जो रूम है दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किस टाइम, है ना, तो इस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आपका चल रहा है, तो इसके लिए मुझे उस रूम में एंटर करना पड़ेगा। तो रूम इज बेसिकली आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बेसिक टर्म यह है कि हम जहां से किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर पाते हैं उसके, और ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, उसके स्टेटस को देख पाते हैं। तो दैट इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये 2 टाइप के होते हैं, जो आगे आप पढ़ोगे भी, 2 टाइप। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा आपका इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, एक मिलेगा आपको एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल। पहला है अपना इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब इन जनरल अगर आप बोलोगे तो फ्रेम स्टेशनरी फ्रेम या फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
इसमें आप बोल सकते हो कि किसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे स्टेशनरी फ्रेम और फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बोथ आर ट्रीटेड एज टू बी इनर्शियल। पहली बात तो ये, जो भी हमारा फ्रेम होगा, ठीक है, जो भी हमारा फ्रेम होगा वो कैसा होगा, या तो रुका हुआ हो, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, ट्रेन रुकी हुई है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो किसी बोगी में, तो वो बोगी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके थ्रू आप ट्रेन के अंदर की सारी चीजों को देखने जा रहे हो, है ना, उसके स्टेटस को देखने जा रहे हो। तो अगर ट्रेन हमारी रुकी हुई है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। या एनी हाउ ट्रेन एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, 40 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो भी ट्रेन हमारी क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम की दो कंडीशन है, या तो वो मूव ही ना कर रहा हो, स्टेशनरी हो, या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनरली हम इन जनरल हम किसको हम जो है स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के बारे में ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। इन जनरल जो पॉइंट है वो ये है कि इन जनरल अर्थ इज ट्रीटेड एज टू बी इनर्शियल फ्रेम। अर्थ इज ट्रीटेड एज टू बी, मैं लिख रहा हूं, ट्रीटेड एज टू बी इनर्शियल फ्रेम। अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम की तरह से देखते हैं, मानते हैं कि अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम है। क्या, क्यों? उसका रीजन ये है कि इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जिसके अंदर तुम जाकर देखोगे किसी भी बॉडी को, तो उस बॉडी का आपको एक्चुअल स्टेटस दिखाई देगा। मतलब एक्चुअली क्या वो मूव कर रही है वो दिखाई देगा, क्या वो एक्चुअली रुकी हुई है तो वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इन जनरल अर्थ इज ट्रीटेड एज टू बी इनर्शियल फ्रेम। अर्थ अपना इनर्शियल फ्रेम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विथ इनर्शियल फ्रेम we can observe the actual status of a body। एक्चुअली सही में क्या हो रहा होगा, सही मायने में एक्चुअल स्टेटस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के एक्चुअल स्टेटस को देखना है तो वो हम कहां से देख पाएंगे, तो हमें सही एक्चुअल स्टेटस मिलेगा जहां पे हमारा क्या हो, इनर्शियल फ्रेम हो। वहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें बॉडी का एक्चुअल स्टेटस मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो नॉन इनर्शियल इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे आप, फोर्स कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये अभी आप न्यूटन लॉ में पढ़ोगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है, ऐसे फ्रेम को कहते हैं जो एक्सेलरेटेड होते हैं। ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। अब इसके बारे में और भी बातें हैं जिस पे मैं अभी नहीं आ रहा हूं। लॉ ऑफ मोशन में एग्जैक्ट क्लियर होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या अंतर है। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो अभी हमें मतलब किससे होगा, इनर्शियल फ्रेम से। अब इनर्शियल फ्रेम हमने देखा कि या तो रुका हुआ हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। ठीक है, अर्थ का ही कैपिटल होगा, कर लो, अर्थ नाराज हो जाएगी। कर लीजिए जहां पे आपको लगता हो कहां पे क्या है। खुश? चलिए, तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास इस केस में हम जो पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, वो हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम के लिए ही पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। अब आते हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फिर से आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं और इससे आपको पता लगेगा कि हमें रिलेटिव वर्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए आप जानते ही हो कि अपने भारतीय जो है बहुत इमोशनल है, ठीक है, और उनका सारा इमोशन जो है उस समय नहीं दिखता जब आदमी जो है उनके रिलेटिव या उनके अपने लोग जब वो उनके साथ रहते हैं, मतलब उसमें दिखता है, कब दिखता है, सारा दिखता है प्लेटफॉर्म पे। आपने ऐसा भी सीन आप लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, जब हम जो है किसी को छोड़ने जाते हैं ट्रेन से, जैसे आप ही हो, ठीक है, आप जो है मान लो बीटेक में अभी सेलेक्ट हो जाओगे 1 साल 2 साल के बाद, तो आपका काउंसलिंग होगा, आप मान लो कहीं एनआईटी या आईआईटी आपको मिल रहा है, कहीं त्रिची, वारंगल, चेन्नई, मुंबई, तो आप ट्रेन पकड़ोगे ना।
तो अब सबको पता है कि मतलब आपकी इज्जत तब बढ़ने लगेगी ना। घर में ऐसे रहने पे तो अभी इज्जत नहीं रहती, तो फिर आपकी इज्जत बढ़ेगी जब आप घर छोड़ते हो। जब घर में आदमी रहता है तो उसकी इज्जत उतनी नहीं रहती, ठीक है, अभी ये ले आ दो वो ले आ दो, हाँ ठीक है। जब वो घर छोड़ता है और घर छोड़ के सेमिस्टर में जब छुट्टियां मनाने के लिए जब वो घर पे ओकेजनली आएगा तो वही मम्मी और पापा बोले अरे रहने दो भाई, तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी इज्जत तब कुछ ज्यादा बढ़ेगी। तो आप जो है जब जा रहे होगे आईटी की काउंसलिंग में, ठीक है, आईटी ज्वाइन करने के लिए, तो लोग आपसे मिलेंगे, इमोशन का अंबार टूट रहा होगा, है ना, दीदी मम्मी, है ना, चाचा चाची अगर होंगे तो वो भी, तो सब जो है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन अब अबाउट टू मूव है, सब खिड़की पकड़ के बैठे हुए हैं आपसे, आप खिड़की वाले सीट पे हो और लोग आपसे बातें कर रहे हैं, टाटा भी कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेन चलने लगी, लोग फिर दौड़ भी रहे हैं, ठीक है, दौड़ भी रहे हैं, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, लोग दौड़ भी रहे हैं, मानते हो कि नहीं। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो आप क्या देख रहे हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, आप ट्रेन के अंदर हो एंड ट्रेन इज अबाउट टू मूव, ठीक है, ट्रेन इज अबाउट टू मूव। और अब जो है, हाँ आर्यन भाई साहब बता रहे हैं कि मैडम को बहुत बुरा लगेगा, मतलब पहले ही मैडम बनाए बैठे हो गए हैं, बहुत बढ़िया गुरु, चलो सही है, तो कॉलेज में बनाते हैं ना लोग, तुम लोग आगे हो, नए जनरेशन के हो, सही है सही है। तो अब जो है यहाँ पे ट्रेन इज अबाउट टू मूव, ठीक है, तो ट्रेन जब अबाउट टू मूव है तो अब यहाँ दो ऑब्जर्वर हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो आप हो जो ट्रेन के अंदर हो, जो कि मूविंग फ्रेम है, जो कि मूविंग फ्रेम है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चाहे मूव करे चाहे एक्सेलरेटेड मोशन करे, है मूविंग फ्रेम, ठीक है, ठीक है, मूविंग फ्रेम है। और आपके जो घर वाले हैं जो आपको इमोशन का इतना बड़ा पूरा जो एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो लोग भी जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो दोनों लोग जो है ट्रेन के अंदर के कोई आपका जो सामान है, लगेज है, उसको देख रहे हैं। तो आपके लगेज को दो लोग देख रहे हैं, एक आप देख रहे हो और आपके जो लोग हैं, रिलेटिव हैं या आपके घर के लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं। अब देखो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, अगर आप अपने लगेज को देखोगे तो आपको वो रेस्ट पे दिखेगा, जबकि जो लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो आपके लगेज को देखेंगे तो उनको ये दिखाई देगा कि आप और लगेज उसी ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं। तो नाउ फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी हैव टू स्टेट्स, मानते हैं कि नहीं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एट ए टाइम हमारे पास दो स्टेट है। कैसे पॉसिबल है कि वो इनर्शिया, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है 9th क्लास में कि इनर्शिया, है ना, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, या फिर मूव कर रही है तो मूव कर रही है, तो एक ही साथ दोनों चीजें नहीं होगी कि बॉडी रेस्ट पे भी रहे और मोशन भी करे, दोनों पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो दो अलग अलग लोग अलग अलग फ्रेम से देख रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग फ्रेम से देख रहे हैं। आप मूविंग फ्रेम के ऑब्जर्वर हो तो आप रियल ऑब्जर्वर नहीं हो, मानते हो, क्योंकि रियल में चीज ऐसी नहीं है कि वो रेस्ट पर है, लगेज आपका रेस्ट पर है, ऐसा नहीं है, आप और लगेज ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं। ये रियल बात कौन देख रहा है, ये रियल बात प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग देख रहे हैं, और प्लेटफॉर्म पे जो खड़े हैं वो किससे अटैच्ड हैं, अर्थ से। तो अर्थ को अभी मैंने बताया कि इट इज ए इनर्शियल फ्रेम, अर्थ अपना क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है, नॉन मूविंग फ्रेम है, यहां पे वो नॉन मूविंग फ्रेम है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है, लेकिन अर्थ की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि अर्थ हमारा रेस्ट पर है, जहां पर हम अर्थ पे रहते हैं। हम सन पे चले जाएंगे तो अर्थ भी हमारा इनर्शियल फ्रेम नहीं रह जाएगा, हम किसी और प्लैनेट से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी हमारा इनर्शियल नहीं रहेगा, लेकिन जनरली हम मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन अर्थ पे रह के करेंगे। तो अर्थ इज आवर ट्रीटेड एज टू बी ए इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो अर्थ पे अगर हम रहते हैं, बिल्कुल अर्थ रोटेट करता है, लेकिन जब आप अर्थ पे खड़े होकर देखोगे तो आपको रोटेशन फील नहीं होगा, आप बाहर जाके देखोगे तो आपको अर्थ का रोटेशन फील होगा। तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट कंसीडर्ड एज टू बी इनर्शियल। मैं उस पे इनर्शियल पे ज्यादा अभी नहीं आना चाहता हूं, वो हमारा अलग टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से एक ही बॉडी के दो स्टेट गवर्न हुए हैं, ठीक है। आप जो है अगर क्या कर रहे हो, मोशन में हो, ठीक है, तो आपका लगेज भी मोशन में है, ये बात रियल ऑब्जर्वर देख रहा है। तो आपने देखा कि रियल ऑब्जर्वर कौन है, जो अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन आप मूविंग फ्रेम के ऑब्जर्वर हो, इसीलिए आपको जो चीज मूव कर रही है वो भी आपको रेस्ट पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप ऐसे बात करोगे कि वो जो लगेज की जो स्पीड या एक्सेलरेशन है, एक तो अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी और एक आपके रिस्पेक्ट में। तो जब आपके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी तो वो रिलेटिव होगा। रोहित भाई, मैं अपना परिचय कई बार दे चुका हूं, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं देना चाहता हूं, और उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मैं आपको बोर्ड पे क्या बता पा रहा हूं और आपको मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं कि नहीं आपकी तैयारी में, ठीक है। फिर भी आप बहुत बार से पूछ रहे हो तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। इमोशनल हो गए आप? अरे अभी इमोशनल मत हो भाई, सेंटी हो गए आप तो।
चलिए, तो इसको मैथमेटिकल व्यू देते हैं, क्योंकि ये मैंने इतनी इतिहास भूगोल आपको बताई, लेकिन जब तक मैथमेटिक्स अपने हाथ में नहीं है वो मजा नहीं आता कि हम कैसे किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जज करेंगे। तो मैथमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं जो बनाऊंगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाऊंगा, जहां से हम उसको लोकेट कर पाए, जहां से हम उसके पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर पाए। ठीक है, ठीक है, मानते हैं कि नहीं? जहां से हम उसके क्या कर पाए, पोजीशन वेक्टर को हम क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। तो अब देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं। मैं यहां पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं और यहां से कहानी शुरू होती है अपनी रिलेटिव की। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे लिया, वही जो कंपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया है उसी को मैं अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मैथमेटिकली आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर एक अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कुछ ऐसा। 3 डायमेंशन है, जेड नहीं दिखाया गया है, जेड आपको पता है ब्लैक बोर्ड के बाहर है। और एक फ्रेम ये है, इसका भी अपना कुछ एक्स डैश है, ये वाई डैश है। मान लीजिए ये फ्रेम अपना मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है, ठीक है। और इसके ऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन को ओ डैश मान रहा हूं, और ये फ्रेम अपना ओ है जो अर्थ का फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है, इसको आप अर्थ वाला फ्रेम ले सकते हो, स्टेशनरी फ्रेम। अब यहां से हम लोग सीखेंगे कि इनमें रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं और रिलेटिव का क्या मतलब है, मैथमेटिकली इस चीज को जज करेंगे। अब यहां से क्या करते हैं, हम किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट है उसको हम लोकेट कर रहे हैं। मान लो यहां से इस तरीके से कोई पॉइंट है यहाँ पे स्पेस में, उसको हम मूविंग फ्रेम से भी लिख रहे हैं और अर्थ के फ्रेम से भी लिख रहे हैं। स्टेशनरी फ्रेम मतलब अर्थ का फ्रेम। ये पी पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं, ये पी पॉइंट है अपना, और इसको हम जो ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर जो अटैच विथ मूविंग फ्रेम है वो देख रहा है, और जो ऑब्जर्वर इसको अर्थ से देख रहा है, अर्थ वाला ऑब्जर्वर, ठीक है, तो ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। और ये अपना मूविंग ऑब्जर्वर है, मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब यहां से अब आप देखो, आपको बहुत पुराना जाना पहचाना रिजल्ट मिलता है। यहां 3 वेक्टर होंगे और तीनों जो है कैसे रिलेट हैं सभी बच्चे बहुत आसानी से जानते हैं। और इसको मैं अब नामकरण करूं इसका, तो इस पोजीशन वेक्टर को मैं लिखने जा रहा हूं आर ओ डैश पी, या आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश, ऐसे लिख लो, आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश। इसे मैं बोलूंगा आर ऑफ पी सेम पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन ओ है तो ये पोजीशन वेक्टर है, और इसको मैं लिखूंगा आर ऑफ ओ डैश विथ रिस्पेक्ट टू ओ। पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। जेड एक्सिस बिल्कुल, जेड एक्सिस भी होगी, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, जेड एक्सिस भी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस आपकी ब्लैक बोर्ड के इधर आप दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो। जेड एक्सिस जो हम लोग दिखाते हैं ये अपना जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, यहां भी ऐसे ही जेड एक्सिस होगा, तो ये ओ है। अब क्या आप इन तीनों पोजीशन वेक्टर को कोरिलेट कर सकते हो? ठीक है, तीनों पोजीशन वेक्टर को आप कोरिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है सभी बच्चों को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक का टेल दूसरे के हेड पे ज्वाइन कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होता था इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये आर पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश क्या बताना चाह रहा है, इट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। आप मूविंग फ्रेम पे से देख रहे हो, ये ओरिजिन आपने यहां बनाया है, जो मूव कर रहे हैं मूविंग फ्रेम से आपने इसको लोकेट किया है, तो आप मतलब मूविंग फ्रेम में रहकर उसको देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये है आर पी ओ डैश, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। उसी तरीके से आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बोल सकते हो। अर्थ इज ट्रीटेड एज टू बी स्टेशनरी फ्रेम, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जैसे प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े थे वो लगेज को देख रहे थे, तो वो एक बनेगा, और ये बनेगा। और ये क्या है, आर ओ डैश ओ क्या है भाई, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम का अपना पोजीशन वेक्टर, मूविंग फ्रेम खुद ही मूव कर रहा है ना, तो उसका ओरिजिन भी चेंज होता जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी 1D 2D 3D आप कुछ भी करो, यहां वेक्टर लगा दिया तो आप क्यों परेशान हो भाई,
ठीक है, आपने तभी तो वेक्टर पढ़ा है। आप 1D का भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो, 2D का भी निकाल सकते हो, 3D का भी, बस उसमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट आ जाएंगे। सभी बच्चों को पोजीशन वेक्टर लिखना आता है, तो वो 3D भी हैंडल कर सकता है, 2D भी। आगे आगे देखते जाइए, सब कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये 3 वेक्टर्स हैं जिसको मैंने एलाबोरेट करके लिख दिया, ठीक है, 3 वेक्टर हैं जिसको हमने लिख दिया। अब इन तीनों में रिलेशन, हमें तीनों में एक कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन हमें कौन बताएगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप बोल सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल पाओगे? पोजीशन वेक्टर, देखो आरपीओ को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू आरपीओ डैश प्लस आर ओ डैश ओ, यही तो है ट्रायंगल लॉ, है ना। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। बोलो भाई प्रकाश, थोड़ा सा जो है संयम रखिए, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आरपीओ इक्वल टू आरपीओ डैश प्लस आर ओ डैश ओ, ठीक है। तो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन दिस 3। अब ये आपको बताता है क्या रिलेशन बिटवीन, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो जो आपको याद रखना है वो ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल टू, ओ का मतलब अर्थ, आर ऑफ पी, ओ डैश का मतलब मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्लस आर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ओ मतलब अर्थ। तो आपने क्या सीखा कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, फिगर नहीं समझ में आया, फिगर क्या नहीं समझ में आया भाई? ये पार्टिकल पी है जो स्पेस में मूव कर रहा है, इसको लोकेट किया जा रहा है 2 फ्रेम से। कैर्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पढ़े हो बचपन से, एक्स वाई जेड, ये कैर्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसका अपना एक्स वाई और ये जेड डैश है। तो हमने इसको लोकेट करने के लिए कैर्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया। तो ये मूविंग फ्रेम का कैर्टेशियन कोऑर्डिनेट है जहां से हम इसको लोकेट करेंगे, और यहां से ये है अटैच विद अर्थ है। तो कुछ किया नहीं है मैंने, बस सीधे सीधे मैंने पी को लोकेट किया है एक बार मूविंग फ्रेम के ऑब्जर्वर से, ओरिजिन से। तो मूविंग फ्रेम से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये देखा कि ये है। अब कोई बच्चा इसमें बताएगा कि इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, जल्दी से बताओ। इन तीनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और कौन सा एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है? जल्दी बताइए। इन तीनों वेक्टर में कौन सा आपको रिलेटिव नजर आता है? बिल्कुल एलएचएस, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। सेकेंड इज रिलेटिव, मतलब ये पूरा रिलेटिव है। अभी तुमको क्या सिखाया एग्जाम्पल देके कि जो भी डिस्प्लेसमेंट या जो भी वेलोसिटी अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी तो दैट इज आवर एब्सोल्यूट। तो आप देखो यहां पे अर्थ के रिस्पेक्ट में ये 2 लोग हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये मूविंग फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट है, ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो दीज आर एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये हुआ है एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रू होगा आगे वेलोसिटी के लिए भी, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी सेम ट्रू होगा। तो ये एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट है, ये एब्सोल्यूट है। और ये आप देख रहे हैं जो मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअल नहीं है, ये रिलेटिव है। ये है अपना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये है अपना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये लिखना बस आपको आना चाहिए, बाकी तो सब आपको आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर हमें कोई पार्टिकल मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हुआ है और मूविंग फ्रेम खुद भी डिस्प्लेस हुआ है, तो हमें एक्चुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? इट इज द वेक्टर सम ऑफ आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम प्लस आर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जब भी हमारा जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअल होगा, एक्चुअली वैसा हो रहा होगा, लेकिन रिलेटिव जो है अलग है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से समझा सकता हूं। देखिए पहले इसको और थोड़ा पहले और इसको और जनरलाइज कर लें। तो आपने ये सीखा कि आर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, किसी पार्टिकल पी का अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम पहले देखेंगे रिलेटिव, और प्लस मूविंग फ्रेम का जो डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जिसमें ये दोनों एब्सोल्यूट है। आप रिलेटिव अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो
रिलेटिव निकालना है, एब्सोल्यूट गिवन है, तब क्या करोगे, पी मूविंग फ्रेम, ये रिलेटिव है, क्या होगा, आरपी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस आर ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये दो चीज जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो कि कब हमें क्या लिखना है, जब हमें एब्सोल्यूट निकालना है तब क्या करना होगा, जब रिलेटिव निकालना है तब क्या करना होगा, और क्या क्या गिवन होगा। ठीक है, तो जब आपको एब्सोल्यूट निकालना है तो आप क्या करोगे, पी का पहले मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में प्लस मूविंग फ्रेम का अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर आपको रिलेटिव निकालना है और एब्सोल्यूट गिवन है, हमेशा कांस्टेंट क्यों रहेगा यार, वो चेंज भी हो सकता है, तभी तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। कोई भी चीज इसमें कांस्टेंट क्यों रहेगी, टाइम के साथ सब चेंज होता जाएगा। आपको ये बताओ, ये अभी अभी तो बताया, ये जो वेक्टर आपने बनाया है किसी मोमेंट पे, अब ये यहां चला जाएगा पी तो वेक्टर बढ़ जाएंगे, ये यहां चला जाएगा तो वेक्टर चेंज होते जाएंगे, तो टाइम के साथ इनका रेट ऑफ चेंज भी निकालेंगे, तभी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास होगा। और जब हमें मूविंग फ्रेम का निकालना होगा, ये रिलेटिव निकालना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, पी का मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मूविंग फ्रेम के, तो हम क्या लिखेंगे, पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ, वेक्टर फॉर्म तुम्हें गिवन नहीं होगा, हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, गिवन नहीं होगा, वेक्टर लिखना आता है, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, अभी थ्योरी पढ़िए ध्यान से। वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर लिखना तो सबको आता है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखना सबको आता है। क्लियर है, चलिए। तो अब ये देखते हैं, किसी को मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवं तो बोथ द इक्वेशन को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो पहले वाले को, तो सभी ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही तो है। तो जब आप ऐसा बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये लिखोगे। अब इसी में आप मुझे बताइए कि इसमें एब्सोल्यूट कौन से हैं और कौन से रिलेटिव हैं। तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है पार्टिकल की, अर्थ के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी, दिस इज योर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस इज आल्सो एब्सोल्यूट। देन व्हाट इज योर रिलेटिव, दिस वन इज आवर रिलेटिव, p विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा होगा और जिसके अंदर है पार्टिकल वो खुद भी मूव कर रहा है, तो दैट वेलोसिटी इज आवर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया। तो रिलेटिव, अब ये एब्सोल्यूट का हो गया, अगर आपको रिलेटिव निकालना है और दोनों एब्सोल्यूट गिवन होंगे तो आप क्या करोगे, p का मुझे रिलेटिव निकालना है मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस मूविंग फ्रेम, तब माइनस हो जाएगा मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यही बस आपको लिखना सीखना है बस, बाकी तो सब कुछ आता है, पूरे चैप्टर में यही चलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, ये जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज आवर रिलेटिव वेलोसिटी, यही हमें पढ़ना है। ये अपनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब शायद सभी बच्चे समझ गए हैं कि इसको एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करें, एक बार और अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो यही चीज आप एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, सभी लोग इससे क्लियर हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अब क्या लिखा जाएगा आप लोग बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, है ना, और प्लस, मतलब चलो लिख ही देता हूं एक बार और, अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो सभी को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी differentiating with respect to time, d by dt of velocity of p with respect to earth, this is equal to d by dt of velocity of p with respect to moving frame plus d by dt of velocity of moving frame with respect to earth. मानते हैं? तो यहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. मानते हैं? अब इसमें ये जो टर्म है सभी लोग समझ रहे हैं कि ये रिलेटिव है. एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, वो हमें क्या मिलेगा? रिलेटिव. ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, या फिर अगर आप रिलेटिव लिखना चाहते हो तो क्या करोगे? माइनस करोगे. तो कब माइनस कर रहे हैं, कब प्लस कर रहे हैं, बस ये आपको जान लेना है. जब हम रिलेटिव लिखेंगे, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव लिखेंगे, तो पहले वाले एब्सोल्यूट जो ऊपर p लिखा है, तो इस p का पहले एब्सोल्यूट मतलब p विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, नीचे मूविंग फ्रेम है तो मूविंग फ्रेम का एब्सोल्यूट मतलब मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. बस ये करने का है. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, इस तरीके से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. तो दिस इज फॉर एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन का कौन सा टर्म हो जाएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन. दिस वन इज आवर रिलेटिव एक्सेलरेशन. एक फ्रेम से मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है जो एक्चुअल नहीं होगा. एक्चुअल एक्सेलरेशन ये है और ये भी एक्चुअल है अर्थ के रिस्पेक्ट में. तो जो भी चीजें अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही हैं, दीज आर एक्चुअल. हाँ बिल्कुल. अरे यार तुम वेक्टर पढ़े हो कि नहीं, पहले ये बताओ. वेक्टर पढ़े हो तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हो कि सर तीनों डायमेंशन के लिए इफ आई एम राइटिंग हियर वेक्टर, देन दिस वेक्टर इज आइदर आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. क्लियर है? तो आप वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं. अगर 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन वेक्टर लिखना, अगर 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन लिखना, अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल वेक्टर लिखना. क्लियर है? तो ये आपको बस लिखना आना चाहिए. ये आप अगर लिखना सीख गए तो आप सारी चीजें कर लेंगे. चलिए आगे बढ़े. तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं, तो आपको ये चीज जो अभी आपने लिखा है तो आप बहुत इजीली अब लिखने लगोगे. जैसे देखो, मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, मान लो एक ट्रॉली है, ठीक है, ये मूव कर रही है किसी ग्राउंड पे. ये ट्रॉली क्या कर रही है? मूव कर रही है ऐसे. और ट्रॉली पे एक पोल है, मान लो ट्रॉली पे एक पोल है. ठीक है, और पोल पे एक मंकी चढ़ रहा है. पोल पे एक मंकी चढ़ रहा है. ऐसे समझो मंकी ही है, समझो, खुद को मत समझ लेना. कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें तो इसमें, जैसे लोग बोलते हैं ना तुझ में रब दिखता है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अपना चेहरा तो नहीं दिख रहा है भाई तुम लोगों को. तो ये यहाँ पे ये मूव कर रहा है इस तरीके से. ठीक है, और ऊपर चढ़ रहा है, इस पोल पे क्लाइम कर रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से. ओके, और ये ट्रॉली मूव कर रही है कुछ मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से, या इसको ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये अपना 3 मीटर पर सेकेंड. ट्रॉली मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, अब देखो यहां 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर जो ट्रॉली के अंदर और एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है. ठीक है,
एक ऑब्जर्वर जो ट्रॉली के अंदर क्या बात है रजत, प्रकाश भैया तुम्हारे दोस्त हैं, मजे ले रहे हो प्रकाश भैया के, सही है। तो यहां पर अपने पास जो है ये मूविंग फ्रेम ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पर जो खड़ा है। तो आपसे दोनों के लिए इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है मंकी की, है ना। तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछा जा रहा है। तो क्या सभी बच्चे बता पाएंगे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देखो, यहां पे इसको हमें निकालना है, तो रिलेटिव है ये, तो रिलेटिव ये है, इसको क्या दिखेगा आप बताओगे? इसको दिखेगा कि ये केवल ऊपर चढ़ रहा है, दिखेगा कि नहीं बताओ? आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि इसको दिखेगा कि ये ऊपर चढ़ रहा है, जबकि इस वाले को दिखेगा जो अर्थ वाला है उसको दिखेगा कि ये ऊपर भी चढ़ रहा है और ये साथ साथ में ट्रॉली के साथ एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। तो देखो अब चीजें क्या दिखने वाली हैं। आप रिलेटिव से पहले आप क्या निकालना चाह रहे हो? पहले निकालना चाह रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी ना, यही रिलेटिव है। मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालना चाह रहे हो, तो मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालना चाहोगे तो आपको मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है ये किसकी वेलोसिटी है? ये ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ही है ना। तो मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे? मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, माइनस ट्रॉली। तो ट्रॉली का तो अर्थ के रिस्पेक्ट में 3 मीटर है, ठीक है, और मंकी ये, लेकिन मुझे मेंशन करना होगा ये किसके रिस्पेक्ट में है। तो ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो ये तो मैं दे ही रहा हूं आपको, तो ये क्वेश्चन वाला रिलेटिव तो मैं दे ही रहा हूं आपको, तो ये गायब कर रहा हूं, मुझे एब्सोल्यूट चाहिए अब। तो एब्सोल्यूट आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आपको एब्सोल्यूट निकालना है, ठीक है। क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मंकी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, याद करो रिलेटिव, है ना, यही तो सिखाया था। मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए तो वो होगा मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मानते हैं कि नहीं? तो मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन टू यू, कितना दिया हुआ है? 4, और ये एक्स एक्सिस मानेंगे और ये वाई एक्सिस, तो वेक्टर लिखेंगे। तभी तो मैंने कहा 3 + 4 मत कर दीजिएगा, यही है वेक्टर जो आपने पढ़ा है, अब इसका खुलकर यूज करने वाले हैं। तो मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखा जाएगा 4j कैप, 4j कैप। क्लियर है सभी बच्चों को? 4 यूनिट की वेलोसिटी है, रिलेटिव ऊपर है तो j कैप, और ट्रॉली की अपनी कितनी है? 3i कैप। हो गया भाई। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वेलोसिटी है। अब इसका और भी फील लो, बिना फील लिए फिजिक्स नहीं है। फील ये है कि अगर ये बंदा जो है, इसको तो ये सीधा जाते हुए दिखेगा इस वाले को, बट इसको ये किस एंगल पे जाता हुआ दिखेगा? जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर है उसको इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखने वाला है। मतलब ये देखेगा कि ये जो बंदर है वो 3 से ट्रॉली के साथ साथ एक्स में भी जा रहा है और खुद जो है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ऊपर चढ़ भी रहा है। तो इसको जो नेट वेलोसिटी दिखाई देगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये 3 और 4। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपने पास होगा ये वाला। तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ मंकी, मतलब यहां विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वेक्टर इस तरीके से होगा। मानते हैं? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मॉड तो आप सभी लोग निकाल सकते हो। मंकी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा √3² + 4², दैट इज आवर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, लेकिन आप इससे चीजें समझ रहे हैं। ये tan थीटा, ये आपको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल से? इट इज 4/3, और 4/3 सभी बच्चे जानते हैं tan थीटा क्या होता है। कई बार ये ट्रायंगल बताया हूं कि इसे दिमाग में बैठा लो। SC वर्मा का फेवरेट एंगल है 3753, तो ये हो जाएगा 37 के अपोजिट होता है 3, ये 4 और ये 5, तो ये tan थीटा हमारा 4/3 है, इसका मतलब ये 53 डिग्री है। तो आपसे ऑप्शन कैसा पूछा जाएगा? 4 ऑप्शन आएंगे। पूछा जाएगा कि मंकी जो है अर्थ वाले ऑब्जर्वर को किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो डायरेक्शन भी लिखना सीखिए। डायरेक्शन ज्योग्राफी में 10th क्लास में पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। ये आप बोलते हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और ये डायरेक्शन है, ये है ना अपना, ये 37 है। तो क्या बोलोगे ये डायरेक्शन? इस डायरेक्शन का नाम क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिए, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिससे हम एंगल बनाते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं। जिस
डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट में, जिससे हमारा एंगल बनता है वो लास्ट में मेंशन होता है। तो हम लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाता हुआ दिखाई देगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मंकी जो है इस एंगल पे जाता हुआ दिखाई देगा, किसको, जो ग्राउंड पर खड़ा है, और किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रेम, और ये एक्चुअल स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि ये अर्थ वाला ऑब्जर्वर जो भी चीज देखेगा वो एक्चुअल देखेगा। ये ऐसा क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी इधर 3 मीटर है और इसकी भी वेलोसिटी इधर 3 मीटर है, तो इसको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कहां फील होगी, इसीलिए इसको केवल ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सब लोग समझ गए होंगे, क्लियर है सभी को, कि ये वेलोसिटी जो है क्यों नहीं दिखाई दे रही है, सबको क्लियर है? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इसीलिए आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, वाई डायरेक्शन में है। और वाई डायरेक्शन में क्यों है ऐसा? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ट्रॉली मूव नहीं कर रही है, ट्रॉली एक्स में मूव कर रही है। तो वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी है, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी है। क्योंकि ट्रॉली अगर वाई के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ट्रॉली भी अर्थ की तरह काम करेगा। किस डायरेक्शन के लिए? वाई डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ट्रॉली का कोई मूवमेंट नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड जो है एब्सोल्यूट ही बोला जाएगा, चाहे वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में हो चाहे अर्थ के। रिलेटिव मोशन एक्स में हो रहा है, इसीलिए हमारा रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में जो है हमें जो मिल रहा है इसके रिस्पेक्ट में 0। फाइनली आपको ये सारी एनालिसिस मिलेगी। ठीक है, चलिए कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। और असाइनमेंट एक्सरसाइज 1 और 2 मैंने आपको दिया हुआ था सीट का, आप लोग हल्ला मचा रहे थे कि सर टिक करा दो टिक करा दो, टिक करा दिया फिर भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। आई विल से कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भी सीट से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कल मैं वो आगे भी टिक करा दूंगा फिर प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस बार इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए पिछली बार से। चलिए मिलते हैं फिर कल।